वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए और इसमें हम 21 से लेकर 50 तक साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। टेस्ट नंबर 38 जो था उसमें हमने 20 साइंस के प्रश्नों को कवर किया था। इसमें 21 से लेकर 50 तक यानी 30 साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे और इन टोटल 50 प्रश्नों का जो फुल टेस्ट पीडीएफ आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यानी 21 नंबर या अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। क्या लिखा है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन गैस हो जाएगा। और जो एथिलीन है ना, वो प्राकृतिक रूप से पकाती है फलों को। तो ये कंफ्यूजिंग पेयर रहता है। देखिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से एसिटिलीन प्रदान करके पकाया जा सकता है। आमतौर पर फलों को कैल्शियम कार्बाइड वाले कागज में लपेटा जाता है और उन पर जल का छिड़काव किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन गैस उत्पन्न करता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। तो विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? अगर इस तरह से प्रश्न पूछ ले तो ठीक है, ऑप्शंस बदले हुए हैं यहाँ पर, ब्यूटेन, एथेन, मेथेन, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन ही है, ए है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त एसिटिलीन गैस व्यापार में सफलतापूर्वक उपयोग किए जाने वाले कुछ वाणिज्यिक पकाने वाले कारक हैं। प्राकृतिक रूप से पकाने की प्रक्रिया में एथिलीन प्रयोग होता है, ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से बताता है कि हवादार दिन में कपड़े तेजी से क्यों सूख जाते हैं? वायु कपड़ों के आसपास की आर्द्रता बढ़ा देती है, वायु कपड़ों के सतह क्षेत्र को कम कर देती है, वायु कपड़ों के आसपास जल वाष्प को हटा देती है, वायु पानी के अणुओं का तापमान कम कर देती है। देखिए, जब हवा चल रही होती है, हवा हवा जो है वो आर्द्रता को घटाती है, बढ़ाती नहीं है। तो हवा क्या होती है? जल वाष्प को हटा देती है, जो वाटर वेपर होता है हवा में मौजूद। तो जब हवा चलती है तो कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं, बी है इसका आंसर। देखिए, वायु कपड़ों के चारों ओर वायु परिसंचरण को बढ़ाती है, जो कपड़ों के आसपास के वातावरण से जलवाष्प को हटाने में मदद करती है। और यह प्रक्रिया वाष्पीकरण को तेज करती है, क्योंकि कपड़ों के पास की संतृप्त वायु को शुष्क वायु में बदल दिया जाता है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह है कटक में, उड़ीसा में, बी, डी। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। यह संस्थान 23 अप्रैल 1986 को विद्याधरपुर, कटक उड़ीसा में स्थापित किया गया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, यह तेजी से ऊष्मा अवशोषित करता है, यह लंबे समय तक ऊष्मा बनाए रखता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, दबाव भी बढ़ जाता है, दाब भी। देखिए, एक प्रेशर कुकर जो है एक सीलबंद कंटेनर होता है, जो अपने भीतर उबलते तरल, आमतौर पर पानी या पानी आधारित शोरबा से उत्पन्न भाप को फंसाता है। जैसे ही तरल उबलता है, भाप बाहर नहीं निकल पाती, जिससे कुकर के भीतर दबाव का निर्माण होता है। इस बढ़े हुए दबाव का पानी के क्वथनांक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसी द्रव का जो क्वथनांक है वह तापमान होता है जिस पर उसका वाष्प दाब आसपास के वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। तो दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव के दौरान मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली जो अमिट स्याही है उसमें क्या होता है? आजकल तो इलेक्शन कमीशन पर खुद आरोप लग रहा है कि डबल नहीं, 5 बार 6 बार, 6 6 बार वोटिंग हो रही है। ठीक है, या की गई है पिछले कुछ समय में, वोटिंग चोरी की गई है। तो यहाँ उत्तर है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, डबल वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव के दौरान मतदाताओं की
उंगलियों पर लगाई जाने वाली जो अमिट स्याही है, मतलब 3-4 दिन तक तो रहती है, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है उसमें, सिल्वर नाइट्रेट, जिससे त्वचा पर दाग पड़ जाता है, जिसे धोना जो है बहुत मुश्किल होता है। स्याही का उत्पादन जो है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग न केवल भारत में किया जाता है बल्कि कई अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के बारे में सही कथन कौन सा है? क्लाउड सीडिंग जो है बादलों में विशेषकर रसायनों को छोड़कर विशेष रसायनों का को छिड़क कर बारिश कराने की प्रक्रिया है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या सूखी बर्फ जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। देखिए क्लाउड सीडिंग में ऐसा नहीं है केवल वर्षा कराई जाती है, वर्षा कंट्रोल भी कराई जा सकती है, ठीक है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ये कंट्रोल भी कराए जा सकते हैं अगर स्टेटमेंट बना ले तो। क्लाउड सीडिंग जिसे कृत्रिम वर्षा भी कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल रेन, एक मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसमें बादलों में विशेष रसायनों को छिड़क कर वर्षा कराई जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? पानी की आपूर्ति बढ़ाना या कोहरे को साफ करना, और अनावृष्टि को रोकना भी है। अनावृष्टि का मतलब क्या है? जब बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही हो। अतिवृष्टि, बहुत अधिक वर्षा हो रही हो। क्लाउड सीडिंग में आमतौर पर यह इंपॉर्टेंट है, सिल्वर आयोडाइड होता है, सोडियम क्लोराइड या सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ जैसे रसायनों का उपयोग बादलों में छिड़काव के लिए किया जाता है, ठीक है। ये रसायन बादलों के भीतर पानी के अणुओं को आकर्षित करते हैं जिससे वे बड़े और भारी हो जाते हैं और फिर वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं। और बादलों के ऊपर इनको छिड़कने के लिए कैसे, आदमी तो जाएगा नहीं ऊपर उड़ के, ठीक है, हवाई जहाज के द्वारा छिड़का जाता है। अगला जो प्रश्न है, एक सरलोलक की लंबाई बढ़ जाए तो समय अवधि बढ़ेगी घटेगी समान रहेगी, पूर्वानुमान नहीं कर सकते। सरलोलक की लंबाई बढ़ाने पर जो है उसकी अवधि भी बढ़ जाएगी, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, भी है इसका आंसर। सरल लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जब आप लोलक की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसे एक पूर्ण दोलन करने में अधिक समय लगेगा। और यह जो है इस सूत्र से समझा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर टी आवर्तकाल है, एल लंबाई है और जी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि आवर्तकाल लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा यदि उसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो? उसकी लंबाई अगर 4 गुना बढ़ा दी जाएगी तो आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। 4 गुना लगाकर गलत मत कर दीजिएगा इसको। एक सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए। पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहा जाता है, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, मैग्नीज, नाइट्रोजन। क्लोरोफिल है ये। और मानव में क्या है इसके समकक्ष? हीमोग्लोबिन। देखिए पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यह पत्तियों में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हरी पत्तियों में मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी मदद से सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। हरे पौधे हो गए, मतलब पौधे हो गए हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ये अभिक्रिया पढ़ी होगी आपने बचपन में। सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण को लिखा जाता है कैसे? CO2 की जरूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल की जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, ठीक है। 6CO2 6H2O, सूर्य का प्रकाश, फिर बनेगा क्या? C6H12O6 और 6O2 रिलीज होगा। ये ग्लूकोज है और ये जल है। तो निष्कासन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का, ठीक है। O2 का, ये O2 है, O2। जल तो यहीं आ गया ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, जल की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, रिलीज होंगे ग्लूकोज और सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है, क्या है वो? आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर थोड़ी है। ये तो आयन मंडल है, ये बहिर्मंडल है। सूर्य धब्बे हैं, फोटोस्फीयर है। फोटोस्फीयर है, ए है इसका आंसर।
फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल सूर्य की वह दृश्य सतह है या परत है जो हमें दिखाई देने वाला प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसलिए विकल्प ए करेक्ट है। ठीक है, इसे अक्सर सूर्य की चमकदार बाहरी परत के रूप में जाना जाता है। इसका तापमान लगभग कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य धब्बे जो हैं, जो फोर्थ ऑप्शन में था, प्रकाश मंडल में ठंडे गहरे क्षेत्र होते हैं। आयनोस्फीयर या आयन मंडल की बात करें, और मेसोस्फीयर या मध्य मंडल, सॉरी मीजोस्फीयर मध्य मंडल है, बहिर्मंडल हेक्सोस्फीयर है। ये क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की परतें हैं, सूर्य से थोड़ी संबंधित है ये। 32वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है, बोल रहा है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, शर्करा में रासायनिक ऊर्जा का भंडारण, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो अवशोषण की जाती है ना, ऊपर था तो अभी एक्सप्लेनेशन में। निष्कासन किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा और ग्लूकोज। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, और शर्करा में रासायनिक ऊर्जा का भंडारण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है यूरेनस, डी है इसका आंसर। देखिए, यूरेनस हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। यह ग्रह मीथेन, बर्फ और धूल से बने धुंधले छल्लों के एक समूह से घिरा हुआ है। यहाँ कॉमा लगा देते हैं। यूरेनस के कुल 13 छल्ले हैं, जिन्हें 1977 में खोजा गया था। अब अजय 34वां प्रश्न, सौरमंडल के ग्रहों को आकार के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे तक निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा? सबसे बड़ा तो सभी को पता होगा, स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, बृहस्पति है। अब जहाँ जहाँ बृहस्पति नहीं है उसको हटा दीजिए। बृहस्पति के बाद शनि, ठीक है। उसके बाद यूरेनस है, नेपच्यून है, फिर पृथ्वी है, तीसरी पृथ्वी नहीं है। सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, सौरमंडल के ग्रहों को आकार के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे तक यदि हम देखें तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि उसके बाद, यूरेनस तीसरा, चौथा नेपच्यून, पांचवा पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल और आठवां है बुध। ठीक है, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि सैटर्न, यूरेनस नेपच्यून अर्थ, और यह है वीनस, मार्स, मरकरी। ये जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास है लगभग 1,39,820 किलोमीटर, और उसके बाद शनि का व्यास कितना है? 1,16,460 किलोमीटर। पृथ्वी जो है अपनी, वो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास है 12,742 किलोमीटर, और सबसे छोटा है बुध, जिसका व्यास है लगभग 4,880 किलोमीटर। अच्छा, इनमें से सबसे जल्दी जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? जो सबसे निकट है सूर्य के, ठीक है, सबसे छोटा भी है बुध। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धुआं निकालने का स्रोत नहीं है? धुआं निकलने का स्रोत नहीं है। उद्योगों से निकलता है, प्रज्वलन संयंत्रों से निकलता है, तापीय विद्युत संयंत्रों से। नदियां थोड़ी धुआं निकालती हैं। बोनस अंक मिलते हैं इस तरह के प्रश्न एग्जाम हॉल में मिल जाए तो, प्रश्न पत्र में। नदियां औद्योगिक गतिविधियों या ताप या विद्युत संयंत्रों की तरह वायुमंडल में धुआं या प्रदूषक नहीं छोड़ती, इसलिए उन्हें धुआं उत्सर्जन का स्रोत नहीं माना जा सकता। धुआं मुख्य रूप से उद्योगों, ताप या विद्युत संयंत्रों, प्रज्वलन संयंत्रों से संबंधित है, जो उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान धुएं, गैसों और कणों के रूप में प्रदूषकों को हवा में छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न यानी रेड रूट का मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है या प्रोटोजोआ? देखिए, ये जो है कवक है, फंगस है। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न, रेड रूट बहुत पूछते हैं यूपी के एग्जाम में। मुख्य रूप से कवक है। इस कवक का नाम क्या है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम।
कोलेटोट्राइकम फाल्केटम है, कवक है। यह कवक जो है गन्ने के तनों, पत्ती और प्रकंदों को संक्रमित करता है, जिससे लाल रंग के धब्बे और सड़न पैदा होती है गन्ने में। अब इस प्रश्न को ऐसे पूछ ले तो, गन्ने में लाल सड़न जो है किस कवक के कारण होती है? सीधे कवक ही पूछ लिया। तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। गन्ने का लाल सड़न कवक यानी फंगस कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के कारण होता है। यह पत्ती के मुरझाने, स्टेबल राइजोम और गन्ने के पौधे के डंठल को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है या सही है? मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान 96.8 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कितना, केल्विन में कितना और डिग्री सेल्सियस में कितना है, सब पता होना चाहिए। शरीर का तापमान दिन के समय उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधियों और स्वास्थ्य स्थिति से कारकों को प्रभावित नहीं हो सकता। कारकों से प्रभावित नहीं हो सकता। देखिए हो सकता है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। प्रभावित हो सकता है। और मानव शरीर का जो औसत सामान्य तापमान है वो 98 उल्टा लिखा है कुछ, 98.6 फ़ारेनहाइट है। और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में है 310 केल्विन। ये तीनों फॉर्मेट्स में याद रखिएगा। बेसिक जानकारी है, पता होना चाहिए सभी को। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। पूछा क्या? सही पूछा, सही कोई है नहीं, डी है इसका आंसर। देखिए मानव शरीर का जो औसत सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में 98.6 है, ना कि 96.8। यह तापमान आमतौर पर क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग करके मापा जाता है। सामान्य शरीर का तापमान व्यक्ति से व्यक्ति में थोड़ा भिन्न हो सकता है। 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 97 से 99 के बीच हो सकता है। ठीक है, ऊपर तो 96 था, बिल्कुल गलत है। देखिए शरीर का तापमान दिन के समय उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है? कैडमियम, पारा, आर्सेनिक, तांबा। इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक, सी है इसका आंसर। देखिए ब्लैक फुट रोग एक गंभीर परिधीय संवहनीय रोग है जो निचले अंगों को ग्रेग्रीन की ओर ले जाता है। ग्रेग्रीन मतलब रक्त प्रवाह की कमी से शरीर के ऊतकों की मृत्यु है। गैंग्रीन। यह मुख्य रूप से आर्सेनिक से दूषित पानी लगातार सेवन करने के कारण होता है। आर्सेनिक पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। यह रोग भूजल में आर्सेनिक के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, विशेष रूप से ताइवान, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में। आर्सेनिक का संपर्क पानी, भोजन, हवा और औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हो सकता है। पीने के पानी, सॉरी, ठीक है, पीने के पानी, भोजन, हवा और औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हो सकता है। आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क से अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जिनमें त्वचा के घाव, कैंसर और हृदय रोग शामिल हैं। 40वां प्रश्न है, वायवीय श्वसन यानी एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्नलिखित में से किस रेखा क्षेत्र में सही दर्शाया गया है? तो ग्लूकोज सभी में सेम है। उसके बाद पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल को वैसे ही हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो दूध में पाया जाता है। तो ग्लूकोज ठीक है, यहाँ पर आंसर अपना ए हो सकता है और सी हो सकता है। ग्लूकोज है, पायरुविक अम्ल है, और उसके बाद है CO2 प्लस जल, ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। एथेनॉल गलत हो जाएगा, CO2 ही बाद में लिखा है। तो ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, उसके बाद CO2 प्लस जल। तीर का निशान देखते रहिए कि किस दिशा में है। वायवीय यानी एरोबिक श्वसन एक प्रकार का कोशिकीय श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में टूटने में एरोबिक श्वसन शामिल है। ग्लूकोज के टूटने का मार्ग जो है ग्लाइकोलिसिस से शुरू होता है, जहां ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में
पायरुविक अम्ल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तथा CO2 और जल बनाने के लिए आगे टूट जाता है। इस प्रक्रिया में जो है ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के माध्यम से कोशिकाओं की मुख्य ऊर्जा मुद्रा ATP के उत्पादन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट प्रकाशित करता है? देखिए, काम तो ये दोनों करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेड लिस्ट पूछ लिया है, मतलब WWF भी है इसमें और IUCN भी है, तो यहाँ सही उत्तर IUCN हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। IUCN से तो सब पहचान जाते हैं, इस तरह के अगर फुल फॉर्म है तो तब भी याद रखिएगा, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, दोनों में। संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण देने वाले प्रमुख संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN और विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF शामिल है। इनमें जो IUCN है वो संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची प्रकाशित करता है, जबकि WWF वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम करता है। इस IUCN का अगर मुख्यालय पूछ ले तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। ठीक है, और ये जो रेड लिस्ट में ऐसा नहीं है केवल वन्य जीव ही होते हैं, केवल जीव हैं, पौधे और जंतु दोनों इसमें शामिल होते हैं, उसको भी याद रखना। 42वां प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला है, कोई एक गलत होगा इन दो कथनों में से। सही नहीं है पूछ रहा है। कार्ल लैंडस्टीनर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शरीर में रक्त परिसंचरण का सही वर्णन किया। विलियम हार्वे ने 1901 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की। देखिए, अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो तो रक्त समूह जो खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर है, और रक्त परिसंचरण जो है उसका संबंध विलियम हार्वे से। उल्टा पुल्टा लिखा है, दोनों गलत है। तो गलत है तो सी है, गलत ही तो पूछा है, सी है, पर दोनों के दोनों गलत है। और कौन सा सही पूछता, सही नहीं है तो कोई भी सही नहीं होता। ठीक है, दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि विलियम हार्वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शरीर में रक्त परिसंचरण का सही वर्णन किया। विलियम हार्वे एक अंग्रेजी चिकित्सक और शरीर रचना विज्ञानी थे। इन्होंने 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की, जिसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिजियोलॉजी, मेडिसिन या चिकित्सा कह लो। 1940 में उन्होंने अलेक्जेंडर वीनर के साथ मिलकर RH रक्त समूह प्रणाली की भी खोज की। किन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब एक प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। O रक्त समूह वाले व्यक्ति की RBC पर O एंटीजन उपस्थित होता है। O रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। O रक्त समूह वाले व्यक्ति को केवल O रक्त समूह वाला व्यक्ति ही रुधिर दे सकता है। बिल्कुल, ये आपको पता होना चाहिए। O को सर्वदाता कहा जाता है, AB को सर्वग्राही कहा जाता है, O को सिर्फ O ही दे सकता है, ये बात भी ठीक है। O रक्त समूह वाले व्यक्ति की RBC में कोई भी एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी होती है उसमें केवल। ठीक है, AB एंटीबॉडी होती है। अब यहाँ जो पूछ रहा है वो पहला तो हो गया गलत, दूसरा तीसरा सही है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की RBC पर जो है शून्य एंटीजन उपस्थित होता है, केवल एंटीबॉडी होती है उसमें। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को केवल ओ रक्त वाला व्यक्ति ही रुधिर दे सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट तालिका है, इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये 4 जो ब्लड ग्रुप हैं ABO, किसी का भी हो सकता है, ये आपका A हो सकता है, B भी हो सकता है, AB हो सकता है, O हो सकता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता आपके माता पिता का भी होता है। तो यह है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, और यह है RBC पर उस रक्त में जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी होगी तो, और यह है दाता समूह, यानी अगर किसी का A ब्लड ग्रुप है तो उसको जो ब्लड ग्रुप दे सकता है, मतलब रुधिर दे सकता है। रुधिर की जरूरत क्यों पड़ेगी? शरीर में जो रुधिर होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। चोट लग जाने से, ठीक है, रोगों से ग्रसित हो जाने से जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बॉडी में, तो रुधिर दिया जाता है। अब A को जो दे सकता है वो A ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है या O दे सकता है, क्योंकि O तो सर्वदाता है, वो तो किसी को भी दे सकता है। B वाले को या तो B दे सकता है या O दे सकता है, क्योंकि O सर्वदाता है। AB वाले को A भी देगा या A भी दे देगा
बी भी दे देगा और ओ तो दे ही सकता है, लेकिन ओ को जो है केवल ओ ही दे सकता है। अब देखिए ए रक्त समूह वाले में जो एंटीजन होता है वो ए होता है, बी में बी एंटीजन है, ए बी में ए और बी एंटीजन है, लेकिन ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ओ में एंटीबॉडी होती है, ए एंटीबॉडी होगी या बी एंटीबॉडी होगी, और ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती है। ये दो चीज़ें याद रखना, आपको ये पूछता है एग्जाम्स में। ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। बी में जो है ए एंटीबॉडी होती है और ए रुधिर वर्ग में बी एंटीबॉडी होती है, यहाँ जो है विपरीत होता है। ठीक है, ये हो गया रक्त समूह कौन कौन दे सकता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग पेयर यही बनेगा, ए बी में एंटीबॉडी नहीं है और ओ में जो है वो एंटीजन नहीं है। 44वां प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और उन्होंने इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। कोशिका की खोज नहीं पूछ रही है यहाँ पर, यहाँ कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम पूछ रहा है और उन्होंने इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। इसका उत्तर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नहीं है, इसका उत्तर है वाल्थर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी। देखिए वाल्थर फ्लेमिंग कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए माइटोसिस शब्द गढ़ा था। किस फ्रांसीसी जीव विज्ञानी ने रेबीज के लिए पहला टीका विकसित किया और पाश्चुरीकरण के सिद्धांतों की खोज की? चार्ल्स डार्विन नहीं है, कार्ल लैंडस्टीनर नहीं है, स्टीनर एवं वीनर, ये तो यही वाले स्टीनर हो गए। लुई पाश्चर है यहाँ पर उत्तर सी। रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं के द्वारा होती है, ये लुई पाश्चर ने सबसे पहले खोजा था। लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी जीव विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ थे जो टीकाकरण, सूक्ष्म जीव किण्वन और पाश्चुरीकरण के सिद्धांतों की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। 1857 में पाश्चर ने पाया कि खमीर किण्वन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है जहां चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। उन्होंने रेबीज के लिए पहला टीका विकसित किया जिससे अनगिनत लोगों की जान बच गई। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना, यह है वैज्ञानिक, यह है उनके संबंधित कार्य। माइकल फैराडे, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जेसी बोस। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत दिए और प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी को ऐसे मिला दीजिए। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज, माइकल फैराडे हो गए विद्युत चुंबकत्व पर कार्य किया, जेसी बोस रेडियो और माइक्रोवेव प्रकाशिकी। ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1 है, डी का 4, तो सी है इसका आंसर। देखिए जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1857 में कैथोड किरणों के साथ अपने प्रयोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और माइकल फैराडे एक अग्रणी वैज्ञानिक थे जो विद्युत चुंबकत्व और विद्युत रसायन विज्ञान में अपने काम के लिए जाने जाते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के अपने सिद्धांतों और प्रकाश विद्युत प्रभाव की समझ में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। जेसी बोस एक भारतीय वैज्ञानिक, रेडियो और माइक्रोवेव प्रकाशिकी में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट। नींबू, सिरका और दही यानी योगर्ट जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? नींबू में एस्कॉर्बिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, तो अम्ल है ना वो, एसिड है, बी है इसका आंसर। देखिए नींबू, सिरका और दही जैसे पदार्थों में खट्टा स्वाद मुख्य रूप से अम्लों की उपस्थिति के कारण होता है। नींबू में खट्टे स्वाद के लिए साइट्रिक अम्ल बहुत पूछते हैं, जबकि सिरके में जो है खटास के लिए एसिटिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल वह यौगिक है जो दही को उसका तीखा और खट्टा स्वाद देता है। और अन्य सामान्य खाद्य अम्लों में जो एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है, विटामिन सी, मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है और टार्टिक अम्ल अंगूर में मौजूद है।
पित्त यानी बाइल उत्पादन में कमी वाले रोगों को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल, वसा, विलय, विटामिन। देखिए, पित्त यानी वाइल उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश यानी वसा, विलय, विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। ए है इसका आंसर। वसा के पाचीकरण के लिए पित्त यानी बाइल आवश्यक है, जो विटामिन ए, डी, ई और के जैसे वसा में घुलनशील विटामिनों के पाचन और अवशोषण की अनुमति देता है। पित्त के बिना वसा अपचायित रहते हैं और छोटी आंत में वसा में घुलनशील विटामिनों का अवशोषण बिगड़ जाता है। पित्त और इसकी भूमिका देखें तो पित्त जो है आपके लिवर यानी यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। अंग्रेजी में इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पाचन के दौरान छोटी आंत में छोड़ा जाता है। इसमें पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन जैसे अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, जो वसा के पाचन और अपशिष्ट के उत्सर्जन में मदद करते हैं। क्लियर? ये जो आपके जितने भी शरीर में अंग है ना, लिवर हो गया, किडनी हो गया, इनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। आमाशय को क्या कहा जाता है? स्टोमक कहा जाता है। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी को लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। यकृत लिवर है, गुर्दा किडनी है। 49वां प्रश्न है, आमाशय यानी स्टोमक में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? सामान्य भाषा में आपके पेट में अम्ल बढ़ गया है, उसको उदासीन करना है, न्यूट्रल करना है, तो सिरका तो खुद ही लवण है, नींबू का रस भी लवण है, सॉरी अम्ल है। बेकिंग सोडा सही रहेगा। ए है इसका आंसर। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एक सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला एंटासिड है, जो आमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने में मदद करता है। यह आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड बनाता है, जिससे सीने में जलन या अम्ल रिफ्लक्स जैसे लक्षणों से राहत मिलती है। बेकिंग सोडा का जो सेवन है, आमाशय में पीएच स्तर को संतुलित करके अम्लता या अपच के लिए तत्काल राहत मिल सकती है। अंतिम प्रश्न, कथन कारण वाला। कथन क्या है, कारण क्या है? कथन है, फल और सब्जियों को काटने और धोने से उनमें उपस्थित विटामिन नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। अगर यहाँ ये लिख देता ना, क्यों कारण जो है इसका, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, तो कथन कारण दोनों सही होता है, स्पष्टीकरण भी हो जाता है, लेकिन गलत हो गया दूसरा वाला। जल में घुलनशील तो केवल बी और सी है, बाकी ए, डी, ई के बसा में घुलनशील है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। इस तरह के कथन कारण वाले प्रश्नों में अगर कोई एक स्टेटमेंट आपको लग रहा है गलत हो गया, तो बहुत आसान हो जाता है उसका उत्तर देना, क्योंकि फिर स्पष्टीकरण कर रहा नहीं करना, अपने को क्यों दिमाग पर जोर डालना। सीधा है कि एक सही है, दूसरा गलत है। देखिए, फल और सब्जियों को काटने और धोने से उनमें उपस्थित विटामिन नष्ट हो सकते हैं, विशेषकर जल में घुलनशील विटामिन जैसे कि बी और सी। फल और सब्जियां मुख्य रूप से धोने, काटने और हवा के संपर्क में आने से पोषक तत्व खो देते हैं, जो ऑक्सीकरण को तेज करता है। खाना पकाने और लंबे समय तक भंडारण से भी विटामिन का टूटना हो सकता है, जिसमें विटामिन सी विशेष रूप से कमजोर है। सबसे कमजोर तो विटामिन सी ही है, अधिक गर्म करोगे तो खत्म हो जाएगा। विटामिन को संरक्षित करने के लिए खाने या पकाने से ठीक पहले फल और सब्जियों को धोने और काटने की सलाह दी जाती है। ठीक है, पहले कर लेना चाहिए। सभी विटामिन जल में घुलनशील नहीं होते। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। तो साइंस के अपने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर हो गए हैं। फुल टेस्ट इनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो। ठीक है, एक बार ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे आप, तो लगभग 3 से 5 हज़ार प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ एग्जाम तक। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, यूट्यूब से वीडियोस से बोल सुनकर जो है लंबे समय तक याद रहता है। धन्यवाद।